नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अर्थ में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर भारतीय नौसेना के वरुण ड्रोन को लेकर आ रही है। दोस्तों देश का पहला यात्री ड्रोन वरुण अब पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। इस खास ड्रोन को भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि ये पायलट रहित ड्रोन है और 130 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है और ड्रोन इतने वजन के साथ 25 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखता है। दोस्तों बता दें कि नौसेना ने सागर डिफेंस को यह प्रोजेक्ट दिया था। सागर डिफेंस ने कहा कि इस प्रोजेक्ट को लगभग 1.5 साल में पूरा करने की योजना है। इसका जमीनी ट्रायल अब पूरा हो चुका है और ये भारतीय नौसेना की कई आवश्यकताओं को पूरा करेगा। बता दें कि इस ड्रोन में इंसान को सिर्फ बैठना होगा और इसके अलावा कुछ नहीं करना होगा। ये ड्रोन अपने आप उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा। इसे रिमोट से संचालित किया जाएगा और इसमें 4 ऑटो पायलट मोड है जो खराब होने की स्थिति में लगातार उड़ने की क्षमता को बरकरार रखते हैं। सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने कहा कि तकनीकी खराबी के बावजूद भी ये ड्रोन सुरक्षित लैंडिंग करने में सक्षम है। इसके अलावा आपात स्थिति में पैराशूट अपने आप भी खुल जाएगा और सुरक्षित लैंडिंग करने में मदद करेगा। दोस्तों अगली खबर भारत और चाइना को लेकर आ रही है। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख स्थित चुशुल मोलो में सैन्य स्तरीय विशेष वार्ता हुई है और इसमें भारत ने पिछले 45 दिनों में चीनी वायुसेना के द्वारा किए गए हवाई सीमा के उल्लंघन पर अपना सख्त ऐतराज जताया है। हालांकि भारतीय वायुसेना ने चीनी लड़ाकू विमानों को खदेड़ दिया था। दोस्तों भारत और चीन के बीच विश्वास कायम रखने के उपायों के तौर पर LAC के 10 किलोमीटर के अंदर ही लड़ाकू विमान उड़ाने पर सहमति है, लेकिन चीन के लड़ाकू विमानों ने 1.5 महीनों में इसका उल्लंघन किया है। भारत ने इसे भड़काने वाली हरकत बताते हुए चीनी सैन्य अधिकारियों के सामने अपनी आपत्ति प्रकट की है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय पक्ष ने चीन से कहा है कि वो वायु क्षेत्र के उल्लंघन जैसी उकसाने वाली किसी भी गतिविधि से परहेज करे। बता दें कि इस विशेष सैन्य वार्ता में दोनों देशों के वायुसेना अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया। उनके अलावा सैन्य अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद थे। भारतीय पक्ष की तरफ से एयर कमांडो अमित शर्मा मौजूद थे, तो वहीं चीनी पक्ष की ओर से उनके समकक्ष अधिकारी मौजूद थे। दरअसल दोस्तों भारत और चीन के बीच ये विशेष सैन्य वार्ता ऐसे समय पर हुई है जब ड्रैगन का ताइवान समेत कई मामलों को लेकर अमेरिका के साथ तनाव चल रहा है। ऐसे में ये जो सैन्य वार्ता हुई है भारत और चीन के बीच में, इससे आप साफ तौर पर चीन का डर समझ सकते हैं कि उसको ये लग रहा है कि अगर वो ताइवान पर हमला करता है तो भारत की तरफ से कहीं मोर्चा न खुल जाए, इसीलिए ये सैन्य वार्ता आयोजित की गई है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर DRDO से आ रही है। दोस्तों DRDO को एक संसदीय समिति ने बधाई दी है कि DRDO के द्वारा मिसाइल, रडार और अन्य प्रमुख सैन्य प्रणालियों के आयात को उन्होंने उसे बहुत कम स्तर पर ला दिया है। समिति ने इस बात की सराहना की है कि DRDO अपने स्वदेशीकरण प्रयासों के कारण मिसाइलों, रडार, सोनार, टॉर्पीडो, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणालियां, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम में आयात को लगभग बहुत ही न्यूनतम स्तर पर लाने में कामयाब रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। एक बार फिर से मलेशिया ने भारत में बने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को अपने फाइटर प्रोग्राम के लिए चुन लिया है। हालांकि दोनों देशों के बीच डील को लेकर बातचीत चल रही है। बता दें कि मलेशिया ने HAL से रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन मांगा था, जिसका जवाब HAL ने दे दिया है। मलेशिया 18 ट्रेनर यानी कि फ्लीट LCA खरीदना चाहता है। LCA तेजस की डील में भारत मलेशिया को MRO यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का भी ऑफर दे रहा है। यानी कि मलेशिया में ही एक फैसिलिटी तैयार की जाएगी जहां भारतीय इंजीनियर्स तेजस समेत रूसी सुखोई Su-30 फाइटर जेट्स की मरम्मत करेंगे। मलेशिया अभी रूस से मदद नहीं ले पा रहा है। वहीं HAL के चेयरमैन R माधवन जी ने कहा कि हम इस बात को लेकर बेहद उत्साहित हैं कि हम ये डील जरूर करेंगे और हमारा तेजस अपने प्रतियोगियों से कई मामलों में बेहतर है। ये चीन के JF-17 फाइटर जेट से सस्ता है, तो वहीं ये तेजस मार्क 1 वेरिएंट की खासियतों के आगे कहीं भी नहीं टिकता। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा तेजस कोरिया और चीन के फाइटर जेट्स के मुकाबले बेहतर, तेज, घातक और अत्याधुनिक है। यानी कि दोस्तों एक बार फिर से मलेशिया ने भारत से तेजस फाइटर जेट की डिटेल मांगी है, जिसका मतलब साफ है कि भारत का जो जबरदस्त ऑफर है मलेशिया के लिए, उसमें तेजस डील 100% पक्की होकर रहेगी। दोस्तों अगली खबर HAL से ही आ रही है। बता दें कि HAL ने अब पूरी तरीके से STFE-25 टर्बोफैन इंजन को तैयार कर लिया है, जिसने कि अपने एक्सीलरेशन ट्रायल में 55% ऑफ द स्पीड को पूरा किया। अब ये कहा जा रहा है कि STFE-25 इंजन को फिर से परिष्कृत किया जाएगा और इसके ट्रायल्स किए जाएंगे ताकि ये जरूरी थ्रस्ट लेवल तक पहुंच सके। STFE-25 को 2024 तक मिलिट्री वर्थीनेस सर्टिफिकेशन मिल सकता है और इसका इस्तेमाल 5 टन क्लास वाले एयरक्राफ्ट को सिंगल इंजन कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में ये 9 टन यानी कि 9 टन के एयरक्राफ्ट को पावर देगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ जो कि अल्फा S को लेकर आ रही है। बता दें कि न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी और HAL बहुत ही जल्द अल्फा S एयर लॉन्च स्वार्मिंग ड्रोन सिस्टम का विकासात्मक परीक्षण करने वाले हैं, जो कि 2023 से शुरू हो जाएगा। बता दें कि ये दुश्मन के इलाके में गहरी पैठ कर सकता है और उनके ग्राउंड बेस्ड यानी कि जमीन आधारित टारगेट्स को तबाह कर सकता है। अल्फा S में इंफ्रारेड सीकर होगा, जिससे कि ये एक साथ कई लक्ष्यों को टारगेट कर सकता है, जैसे कि मीडियम एल्टीट्यूड
लॉन्ग इंड्योरेंस ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स को। दोस्तों अब खास बात यह है कि अल्फा एस केवल तेजस मैक्स मदरशिप फाइटर जेट के लिए नहीं होगा, बल्कि अब इसका इस्तेमाल दूसरे फाइटर जेट्स या फिर अन्य प्लेटफॉर्म से भी किया जा सकेगा। यानी कि अल्फा एस को भारतीय वायुसेना में मौजूद अन्य फाइटर जेट्स, अटैक हेलीकॉप्टर्स से भी डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा ये भारतीय वायुसेना के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से भी लॉन्च किया जा सकेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों भारत ने कल सफलतापूर्वक 2 लेजर गाइडेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया है अपने अर्जुन मेन बैटल टैंक से, और इसने अपने टारगेट को 2 अलग अलग रेंज में तबाह किया और टेलीमेट्री सिस्टम के द्वारा इसकी सारी रिकॉर्डिंग की गई और इसके परिणाम काफी अच्छे पाए गए हैं। बता दें कि इस स्वदेशी लेजर गाइडेड ATAGM में टेंडम हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक वॉरहेड लगा है और ये दुश्मन के एक्सप्लोजिव रिएक्टिव आर्मर प्रोटेक्टेड व्हीकल को भी भेज सकती है और इसकी रेंज है 5 किलोमीटर। इसकी कई खासियतें हैं और खास बात है कि इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी लॉन्च किया जा सकता है। बता दें कि ये स्वदेशी ATAGM अपने टारगेट को लॉक और ट्रैक करने के लिए लेजर डेजिग्नेशन का इस्तेमाल करती है। दोस्तों अगली खबर HAL से ही आ रही है। बता दें कि HAL इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मार्केट पर अपनी नजर बना के रखा हुआ है और ऐसे में HAL ने अपने हिंदुस्तान लीड फाइटर ट्रेनर 42 को तैयार करना शुरू कर दिया है, जो कि 2 सीटर ट्रेनर वर्जन होगा तेजस मार्क 1 के आधार पर। दोस्तों अभी हाल ही में अमेरिकी एयरफोर्स ने बोइंग साहब के द्वारा बनाए गए T7 रेड हॉक के लिए एक बड़ा ऑर्डर दिया, जिसमें कि T7 रेड हॉक की कीमत $19.3 मिलियन पर यूनिट है, जबकि भारतीय वायुसेना के द्वारा दिए गए 10 तेजस ट्रेनर एयरक्राफ्ट का जो ऑर्डर है उसकी कीमत $35 मिलियन पर यूनिट है। यानी कि यहाँ पर तेजस का जो ट्रेनर वेरिएंट है वो काफी महंगा है। दोस्तों वही डिफेंस एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर भारत अपने इस फाइटर जेट में यानी कि इस ट्रेनर एयरक्राफ्ट में अमेरिकी F404 इंजन की बजाय स्वदेशी 80 किलोन्यूटन वाला कावेरी इंजन अगर लगाता है तो इससे पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि इसकी कीमत $4 मिलियन पर यूनिट तक आ सकती है। दरअसल बोइंग साहब का जो T7 रेड हॉक है इसमें बहुत ही कम कंपोजिट्स लगे हैं, लेकिन तेजस के एयरफ्रेम में 45% कंपोजिट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसका कारण है रॉ मटेरियल और इंपोर्ट की कॉस्ट। और अगर भारत भी अपने इस फाइटर जेट में कंपोजिट का इस्तेमाल कम करता है तो कीमत और भी कम हो जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि P8I विमान को लेकर आ रही है। बता दें कि तमिलनाडु आधारित एयरवर्क्स ने 6ठा P8I एयरक्राफ्ट डिलीवर किया है भारतीय नौसेना को, जिसकी मेंटेनेंस एयरवर्क्स ने की है। एयरवर्क्स और बोइंग ने 2021 में स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन पर साइन किए थे ताकि भारत में भारतीय नौसेना के P8I और इंडियन एयरफोर्स के VVIP जो ट्रांसपोर्ट फ्लीट है उनकी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग हो सके। दोस्तों अगली खबर चाइना से आ रही है। चीन ने अमेरिका की सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के विरोध में अमेरिका के साथ सहयोग रोकने की घोषणा की है। इनमें दोनों देशों के बीच वरिष्ठ सैन्य कमांडरों और जलवायु परिवर्तन वार्ता सहित कई क्षेत्रों में आपसी बातचीत को रोक दिया जाएगा। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन अमेरिका के साथ सीमा पार अपराध और मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम और अवैध प्रवासियों की वापसी लाने पर वाशिंगटन के साथ सहयोग को भी निलंबित कर रहा है। हालांकि अमेरिका ने कहा कि उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आएगा और अमेरिका ताइवान स्ट्रेट में शांति और स्थिरता को कमजोर करने के एक तरफा प्रयासों का कड़ा विरोध करता रहेगा। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो वो उत्तर कोरिया को लेकर आ रही है। बता दें कि रूस और यूक्रेन के युद्ध को 160 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं और युद्ध रुकने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस युद्ध में रूस ने बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को खोया, जिसके बाद रूस अब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग से सैनिक मंगवा रहा है। रूस ने 1 लाख सैनिकों के बदले उत्तर कोरिया को क्रूड ऑयल और गेहूं देने को कहा है। वहीं उत्तर कोरिया सैनिक देने के लिए भी तैयार हो गया है। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने स्पष्ट कर दिया है कि वो युद्ध के नुकसान की मरम्मत के लिए बिल्डर देगा। इसके साथ साथ वो रूस के पक्ष में संतुलन बनाने के प्रयास में एक विशाल लड़ाकू बल की आपूर्ति करने के लिए तैयार है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि डोनबास में उत्तर कोरिया लगभग 1 लाख सैनिकों को भेजने के लिए तैयार है। उत्तर कोरिया डोनबास में अपनी यूनिट्स भेजने में सक्षम है। दोस्तों इसके अलावा रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि अगर उत्तर कोरिया के वॉलंटियर अपनी आर्टिलरी सिस्टम, काउंटर बैटरी वॉरफेयर और मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम के अनुभव के साथ इस संघर्ष में आना चाहते हैं तो हम उनको हरा सिग्नल देंगे। दोस्तों अगली खबर पाकिस्तान से आ रही है। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच पाकिस्तान ने खुद को दिवालिया होने से बचाने के लिए दुनिया भर के देशों के सामने हाथ जोड़ना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खैरात मांगने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दोनों देशों के अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मिलने वाली आर्थिक मदद को लेकर चर्चा की है। बाजवा ने चंद दिनों पहले ही अमेरिका की यात्रा कर पाकिस्तान के लिए कर्ज की अपील की थी। जनरल बाजवा ने अमेरिकी यात्रा के दौरान पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाने के लिए
IMF कार्यक्रम के तहत $1.2 बिलियन की शुरुआती मदद जल्द से जल्द जारी करवाने की अपील की थी। वहीं इस बीच पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने IMF की सभी शर्तों को पूरा कर लिया है। दोनों पक्षों के बीच $1.2 बिलियन की मदद के लिए कर्मचारी स्तर पर समझौता पहले ही हो चुका है। पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस हफ्ते IMF बोर्ड की मीटिंग में पाकिस्तान के लिए मदद को मंजूरी मिल जाएगी। उधर IMF ने कहा है कि जैसे ही हम पुष्टि कर लेंगे कि पाकिस्तान ने कर्ज पाने की सभी शर्तें पूरी कर ली है, इसके ठीक बाद पहली किस्त को जारी किया जाएगा। इसे लेकर अगस्त के अंत में बोर्ड की एक अस्थायी बैठक भी निर्धारित की गई है। बता दें कि पाकिस्तान में वर्तमान में $1 की कीमत 233 रुपए हो चुकी है। वहीं पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार भी $9.3 अरब तक गिर गया है। तो दोस्तों, ये अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मैं दोनों वीडियो के साथ चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।